23 अप्रैल 2003 के दिन धनबाद में 3 लोगों स्वपन दास, नीलकांत चौधरी और बिनोय गुहा ने श्रबानी पर एसिड अटैक किया। यह कोई रैंडम हमला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चाल थी जिसका मकसद था उसे परमानेंट तौर पर डिसेबल्ड बना देना। एसिड ने उसकी स्किन को जला दिया, उसके चेहरे को पिघला दिया, उसकी गर्दन को कंधों से जोड़ दिया और उसे अंधा कर दिया। उसका परिवार एकदम से शॉक में आ गया। सबसे पहली प्रायोरिटी थी उसकी जान बचाना। वो उसे बोकारो जनरल हॉस्पिटल ले गए, जो नजदीकी अस्पताल था जहां बर्न इंजुरीज का इलाज हो सकता था। वो क्रिटिकल कंडीशन में भर्ती हुई, न बोल पा रही थी, न देख पा रही थी, न हिल पा रही थी। उसके पूरे शरीर को बर्न से शॉक लगा था और उसके पेरेंट्स प्रणब और गंगा पूरी तरह से डेवस्टेटेड थे। उसके पिता की मंथली इनकम सिर्फ 5,000 रुपए थी और अचानक से मेडिकल बिल्स लाखों में पहुंच गए। कुछ ही हफ्तों में उसके ट्रीटमेंट का खर्च 1.5 लाख रुपए हो गया था, जो उनकी पहुंच से बहुत बाहर था। प्रणब ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए। किस बीच पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उन्होंने जल्दी ही स्वप्न दास, नीलकांत चौधरी और बिनोय गुहा को कल्प्रिट्स के रूप में आइडेंटिफाई किया, लेकिन उन्हें अरेस्ट करना एक चैलेंज था। स्वपन को सबसे पहले पकड़ा गया, वो भी अटैक के 3 महीने बाद, जब पुलिस ने उसे धनबाद में एक दोस्त के घर में ट्रैक किया। उसकी गिरफ्तारी के बाद दूसरों को पकड़ने की कोशिशें तेज हो गईं। नीलकांत, ये जानते हुए कि वो नेक्स्ट होगा, शहर से भाग गया, लेकिन पुलिस ने उसके मूव्स का अनुमान लगा लिया था। उन्हें शक था कि वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, और वो सही थे। वो झरिया में अपने मामा के घर में छिपा हुआ मिला, जो कि 24 किलोमीटर दूर था। आखिरी सस्पेक्ट बिनोय एक 17 साल का माइनर था और उसे अरेस्ट होने पर जुवेनाइल करेक्शन होम में रखा गया। तीनों आरोपी कस्टडी में होने के बाद लीगल प्रोसेस आगे बढ़ा। पुलिस ने सेक्शन 63 के तहत चार्जशीट फाइल की, जो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जिसमें मिनिमम 10 साल की सजा होती है। हालांकि क्योंकि बिनोय अंडर एज था, उसे 4 महीने बाद बेल मिल गई और वो सिर्फ 7 महीने करेक्शनल फैसिलिटी में रहने के बाद रिलीज हो गया। स्वपन और नीलकांत का ट्रायल जारी रहा और जैसे जैसे ये आगे बढ़ा, श्रबानी के परिवार को एक्यूज्ड के साथियों से थ्रेट्स मिलने लगे। ये थ्रेट्स डायरेक्ट वार्निंग्स थीं कि अगर केस विथड्रॉ नहीं किया गया तो अगला अटैक और भी बुरा होगा। घोष परिवार पहले से ही ट्रॉमा झेल चुका था और अब उन्हें हर वक्त डर में रहना पड़ रहा था। इस बीच श्रबानी की कंडीशन गंभीर बनी हुई थी। वो 3 महीने बोकारो जनरल हॉस्पिटल में रही, लेकिन डॉक्टर्स ने इवेंचुअली कंक्लूड किया कि उसे एडवांस्ड मेडिकल केयर की जरूरत है। उसे सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली ट्रांसफर किया गया, जहां परिवार को भी शिफ्ट होना पड़ा। रहने की जगह न होने के कारण वो एक धर्मशाला में शिफ्ट हो गए, पूरी तरह से बोरोड मनी पर निर्भर रहते हुए। 6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद श्रबानी की पहली मेजर सर्जरी हुई और अब उसके केयर का टोटल खर्च 6 लाख रुपए तक पहुंच गया था। प्रणब के पास उधार लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो पूरी तरह से अपने रिलेटिव्स की फाइनेंशियल हेल्प पर डिपेंड थे। ट्रायल जारी रहा और लगभग 3 साल तक चला। 24 दिसंबर 2005 को फाइनली वर्डिक्ट अनाउंस हुआ। स्वपन और नीलकांत को 9 साल की रिगोरस इम्प्रिजनमेंट और श्रबानी को 5,000 रुपए कॉम्पेंसेशन देने का आदेश दिया गया। लेकिन ये विक्ट्री शॉर्ट लिव्ड थी। उनके लॉयर्स ने बेल के लिए अप्लाई किया और हालांकि ये इनिशियली रिजेक्ट हो गई, लेकिन वो परसिस्ट करते रहे। 3 महीने बाद उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में अपील की, जिसने उन्हें बेल दे दी। अपनी 9 साल की सेंटेंस के सिर्फ 90 दिन सर्व करने के बाद वो आजाद हो गए। श्रबानी के एडवोकेट ने इस डिसीजन को चैलेंज किया और इवेंचुअली हाई कोर्ट ने उनकी बेल ओवरटर्न कर दी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तब तक अक्यूज्ड पहले से ही सोसाइटी में रेइंटीग्रेट हो चुके थे। उनकी लाइफ वर्चुअली अनचेंज थी, जबकि श्रबानी परमानेंटली डिसफिगर्ड और ब्लाइंड रह गई थी। उसके अटैकर्स की रिहाई एक डेवस्टेटिंग ब्लो थी, लेकिन ये परिवार के ऑनगोइंग स्ट्रगल्स की सिर्फ शुरुआत थी। उनका फाइनेंशियल बर्डन पहले से ही ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच चुका था और अब उन्हें आउटकास्ट की तरह ट्रीट किए जाने का एडेड ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ रहा था। जो पड़ोसी पहले सिंपैथेटिक थे, वो अब अपनी पीठ दिखा रहे थे, क्योंकि वो ऐसे परिवार से एसोसिएट नहीं होना चाहते थे जिसने पावरफुल इंडिविजुअल्स को अपसेट किया था। धनबाद में उनके लैंडलॉर्ड ने अक्यूज्ड के परिवारों से रिटालिएशन के डर से उन्हें घर खाली करने के लिए मजबूर कर दिया।
हर बार जब वो रहने के लिए एक नई जगह ढूंढते, उन्हें इवेंचुअली उसी कारण से मना कर दिया जाता। कांस्टेंट रिजेक्शन और ह्यूमिलिएशन से थककर परिवार को धनबाद को पूरी तरह से छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और वो बोकारो में एक छोटे से एक कमरे के घर में शिफ्ट हो गए। हर चीज के बावजूद श्रबानी धीरे धीरे रिकवर होने लगी। 2008 तक, अटैक के 5 साल बाद, उसने फिर से चलना शुरू कर दिया था। पहले एक वॉकर की मदद से, फिर वॉकिंग स्टिक और इवेंचुअली अपने आप। लेकिन उसकी आईसाइट बियॉन्ड रिपेयर थी। उसके कॉर्नियस बहुत डीपली बर्न हो चुके थे। अब तक उसकी 22 मेजर सर्जरीज हो चुकी थी। वो जब भी बाहर जाती, अपने चेहरे को एक वेल से कवर करने लगी। उसकी छोटी बहन शशि की 2008 में हड़बड़ी में शादी कर दी गई। इसलिए नहीं कि वो रेडी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि परिवार को डर था कि अटैकर्स अगली बार उसके लिए आ सकते हैं। वो जानते थे कि लॉ ने उन्हें एक बार फेल किया था और वो अब कोई और चांसेस नहीं लेना चाहते थे। ट्रॉमा ने श्रबानी की मां गंगा पर भी तोल लिया, जो सिवियर डिप्रेशन में चली गई। इवेंचुअली प्रणब और उनके बेटे पार्थ को श्रबानी की देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी, क्योंकि गंगा अब इसे हैंडल नहीं कर सकती थी। 2012 तक अटैक के लगभग एक डेकेड बाद श्रबानी अपने ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच गई थी। जस्टिस की कमी से फ्रस्ट्रेटेड उसने एक पब्लिक प्ले की जिसने नेशन को हिला दिया। अगर गवर्नमेंट उसकी मदद नहीं कर सकती तो उसे अपनी लाइफ एंड करने की परमिशन दे। यूथेनेशिया के लिए उसकी अपील, जो कि इंडिया में इलीगल है लेकिन कुछ देशों में अलाउड है, ने हेडलाइंस बना दी। पब्लिक आउटरीच थी कि उसके अटैकर्स को उनकी लाइफ्स के साथ मूव ऑन करने दिया गया था, जबकि वो सफर करने के लिए छोड़ दी गई थी। केस ने नेशनल अटेंशन गेन किया और हेल्प फाइनली आने लगी। एक लंबे इंतजार के बाद उसकी आवाज सुनी गई और उसे फाइनली जस्टिस मिली। लेकिन कहते हैं ना, देरी से मिला न्याय भी अन्याय है।